गुड आफ्टर ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इस आशा के साथ मैं आज आपके सामने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूंगा। उम्मीद है वीडियो देखने के पहले आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की थियरी को ब्रीफली देख लिए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज और कॉल आया कि वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में काफ़ी कठिनाई को फील कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को 2 लेक्चर में डिस्कस करने का प्रयास किया है। आज का लेक्चर 1 जो होगा ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बहुत छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं उन पर बेस्ड होगा और उम्मीद है कि यह वीडियो आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही एमएससी इंट्रेंस, आईआईटी जैम और असिस्टेंट प्रोफेसर के इंट्रेंस की जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब देखते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के एमसीक्यूज़ को। क्वेश्चन नंबर 1, स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शन आर मोर करेक्ट इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ फिजिकल सिस्टम आर। तो ये पहले ही आपको मालूम चल जाएगा क्योंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की कंडीशन से ये सवाल बना हुआ है। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की कंडीशन में आप कहते हैं कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ओनली अप्लीकेबल ऑन द सिस्टम इन विच नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एवोगैड्रो नंबर। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स केवल उसी सिस्टम में एप्लीकेबल होता है जिनमें पार्टिकल की संख्या एवोगैड्रो संख्या के समतुल्य होती है, दैट इज 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स पर मोल होती है। तो चूंकि यहाँ एवोगैड्रो संख्या का नाम नहीं लिया है, लेकिन आप जानते हैं एवोगैड्रो नंबर काफ़ी लार्ज नंबर है, तो आप कहेंगे कि पार्टिकल्स इन अ फिजिकल सिस्टम आर वेरी लार्ज। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, when constraints are imposed on a system। कॉन्स्टेंट्स का मतलब कंडीशन एक तरह से समझ सकते हैं बेसिकली बहुत सामान्य भाषा में कि अगर हम किसी सिस्टम पर कंडीशन को अप्लाई करें तो क्या होगा। नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रोस्टेट इंक्रीजेस। एसेसिबल जो एसेस कर सकते हैं आप पा सकते हैं, तो क्या आप वो जिन माइक्रोस्टेट को पा सकते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। inaccessible microstates decreases, number of inaccessible microstate increases, system is not affected। तो बिल्कुल नहीं। अगर हम किसी भी सिस्टम पर कुछ कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो जो हम माइक्रोस्टेट पा सकते हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी, घटेगी। मीन्स आप कहेंगे कि इनएसेसिबल माइक्रोस्टेट की संख्या बढ़ेगी। एसेसिबल माइक्रोस्टेट की संख्या का घटना मीन्स इनएसेसिबल माइक्रोस्टेट की संख्या का बढ़ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं अगर भाषा बदल देगा तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगर हम किसी सिस्टम पर कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन के अप्लाई करने की वजह से उस सिस्टम के इनएसेसिबल माइक्रोस्टेट की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे माइक्रोस्टेट की संख्या बढ़ जाएगी जिसको हम पा नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एन स्टिलिंग फार्मूला इज। स्टिलिंग फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जिन सिस्टम्स पर लगाई जाती है उनमें एन की वैल्यू जो होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो एवोगैड्रो नंबर्स के आर्डर के होते हैं। और आप जानते हैं इतनी बड़ी संख्या का फैक्टोरियल वैल्यू पाना काफ़ी जटिल होता है, टीडियस होता है। तो इस जटिल समस्या के समाधान के लिए स्टिलिंग फार्मूला आया और इस स्टिलिंग फार्मूला ने बड़ी से बड़ी एन वैल्यूज़ के लिए फैक्टोरियल एन की वैल्यू को न बता करके लॉग फैक्टोरियल एन की वैल्यू को बताया। और अकॉर्डिंग टू स्टिलिंग फार्मूला अगर एन का मान बहुत बड़ा है तो लॉग फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू एन लॉग एन माइनस एन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बोल्ट्जमैन्स स्टैटिस्टिकल रिलेशन फॉर एंट्रोपी इज। तो बोल्ट्जमैन ने एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, जिसको आप डब्ल्यू या ओमेगा, ये जो चिन्ह है कैपिटल ओमेगा इसको पढ़ते हैं, के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश किया। और इन्होंने सबसे पहले बताया कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो होती है वहाँ एंट्रोपी भी मैक्सिमम होती है और प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम होती है।
इस तरह से इन्होंने एक रिलेशन डेवलप किया और वो रिलेशन आया S इज इक्वल टू एफ लॉग एफ डब्ल्यू, या आप W की जगह ओमेगा इस्तेमाल करेंगे तो ओमेगा, और यहाँ से बाद में चल करके इस रिलेशन को पाया गया S इज इक्वल टू के लॉग ओमेगा। ओके, अब ध्यान रखिएगा ये के जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और इस तरह से अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज। तो अभी अभी मैंने आपसे बताया कि बोल्ट्जमैन ने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के फैक्ट का इस्तेमाल करके एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के बीच में रिलेशन डेवलप किया, और उस रिलेशन में ये कहा गया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन इज़ द पोजीशन आर द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। किसी को अगर हम खोज रहे हैं तो उसके पाए जाने की संभावना उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन में सबसे अधिक होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 6, थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ अ माइक्रो स्टेट इज गिवन बाय। थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ अ माइक्रो स्टेट इज गिवन बाय। तो किसी भी स्टेट की जो थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है वो कैसे बताई जाती है, ये अब आपको बताना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रो स्टेट से। ओके, नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रो स्टेट से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 4 distinguishable particles are distributed in 2 exactly similar compartments. Total number of microstate is। तो कैसे यहाँ माइक्रोस्टेट का कैलकुलेशन होगा, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो होगा, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ना बल्कि मैक्रोस्टेट होगा। ये थोड़ा सा टाइपो एरर है। मैक्रो और माइक्रो में बहुत लोग अंतर नहीं कर पाते हैं, बट बहुत ही बड़ा अंतर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये मैक्रो वर्ड है। ओके, मैं एक बार क्लियर कट आपके सामने रख दूँ तो ताकि कोई भी, ये टाइपो एरर है। बेसिकली ये आई की जगह क्या होगा, ए होगा, मैक्रो स्टेट इज। तो नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट जो होता है वो होता है 2n+1। अब देखिए पार्टिकल की संख्या आपको सवाल में दी गई है 4, तो इस तरह से आप पा जाएंगे पार्टिकल की संख्या अगर इस सवाल में दी गई है 2 नहीं n+1 होता, सॉरी। तो मैं एक बार करेक्ट कर दूँ, नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट जो होता है वो n+1 होता है। तो नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट n+1 होता है, पार्टिकल्स की संख्या 4 है, 4 + 1 = 5। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बोल्ट्जमैन्स कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सेज दैट। बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है? हाई एनर्जी cells contain more particles, number of molecules having zero energy will be greater than any other energy, cells of lower energy will contain more particle, zero energy molecule will be zero। तो जानते हैं आपको बोल्ट्जमैन की थियरी ने कहा कि जितने ही हम हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे पार्टिकल की संख्या उतनी ही घटती हुई चली जाएगी। ओके, तो जितना ही कम एनर्जी में होंगे पार्टिकल की संख्या उतनी अधिक होगी। मीन्स सेल्स ऑफ लोअर एनर्जी विल कंटेन मोर पार्टिकल्स। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स अप्लाइज टू द पार्टिकल विच आर। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मतलब क्लासिकल पार्टिकल की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वांटम आएगा तो आपको मालूम है बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक की बात होगी। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की जब बात करेंगे तो आप ऐसे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं जिनमें स्पिन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्लासिकल होते हैं, जो आइडेंटिकल होते हैं, और आइडेंटिकल के साथ ही साथ
उनके अंदर जो विशेषता होती है वह क्या होती है कि वह डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। तो इस तरह से आप पाएंगे कि चूँकि हैविंग स्पिन की बात की गई है तो वो तो हो ही नहीं सकता। आइडेंटिकल बिल्कुल सही है, आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल भी एक प्रॉपर्टी है, वो भी चूँकि ऑप्शन में है। तो आपको ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल। तो मैं फिर रिपीट कर दूं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स अप्लीकेबल ऑन क्लासिकल पार्टिकल in which no concept of spin, these particles are identical and distinguishable। उनमें एक समान होंगे और उनमें अंतर उनको साफ साफ पहचाना जा सकेगा, ऐसा मानना था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का। क्वेश्चन नंबर 10, स्पीड्स ऑफ 10 पार्टिकल्स in meter per second are 1 2 3 3 4 4 4 5 5, the most probable speed is। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वह स्पीड होती है जिस पर चलने वाले पार्टिकल की संख्या सबसे अधिक होती है। तो यहाँ 10 पार्टिकल हैं, 10 में से 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड के साथ चलने वाले पार्टिकल की संख्या 4 है, और आप देख सकते हैं बाकी कोई भी संख्या 4 के बराबर नहीं आ रही पार्टिकल्स की किसी भी स्पीड पर। तो निश्चित तौर पर 4 पार्टिकल्स 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 10 में से चल रहे हैं, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वेलोसिटी के वैल्यूज़ पर। तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज 4 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, speeds of 4 particles in meter per second are 2 3 4 and 5, their root mean square RMS कहा गया है ना, तो RMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर स्पीड विल बी। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड अगर आपको निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि VRMS निकाल लीजिए इज इक्वल टू, पहले रूट ले लीजिए, रूट ले लिया गया। अब इस रूट में देखिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो सबसे पहले देखिए सबका मीन स्क्वायर का स्क्वायर वेलोसिटी लीजिए। तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 9 16 ओके अपान सॉरी 5 है तो 25 भी हो गया, अपान 4 हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये वैल्यू आपकी आ गई कितने के बराबर, अंडर रूट 54 अपान 4। 54 अपान 4 में अगर आप देखें तो अंडर रूट 54 अपान अंडर रूट 4 का हो गया 2। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अंडर रूट 54 अपान 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, most probable speed VMP is related with absolute temperature capital T by the relation। तो आपको याद होना चाहिए VMP इज इक्वल टू अंडर रूट 2 KT अपान एम। 2 KT अपान एम में 2 कांस्टेंट है, एम मास ऑफ द पार्टिकल है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो VMP प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, what is the relation between thermodynamic probability W and entropy। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है यस इज इक्वल टू K log W। मैंने बार बार बोला W थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी को ओमेगा से भी लिखते हैं, तो पहले सवाल में मैंने जान करके ओमेगा सिंबल इस्तेमाल किया ताकि आप दोनों सिंबल से फेमिलियर रहें। तो यस इज इक्वल टू K log W, जहाँ से ये बात स्पष्ट हो रही है कि अगर थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एंट्रोपी के बढ़ने के साथ बढ़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, एट द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ अ सिस्टम द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज। जहाँ मोस्ट प्रोबेबल स्टेट पर एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, तो मैंने अभी भी कहा है कि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ अ सिस्टम हैविंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो आपने देखा कि यहाँ आपका होगा ऑप्शन बी सही। तो मैक्सिमम होगी एट मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ अ सिस्टम द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज मैक्सिमम। ये मैंने पहले ही बताया आपको कि यही बोल्ट्जमैन का
रिलेशन बोल्ट्जमैन ने जब डेवलप किया एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के बीच में, तो उन्होंने एंट्रोपी की बात को बताया कहाँ से, थर्मोडायनेमिक्स से, और प्रोबेबिलिटी की बात को बताया स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से। और उसने कहा कि एट मोस्ट प्रोबेबल स्टेट एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज मैक्सिमम। तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज मैक्सिमम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, कैनोनिकल इंजैम्बल इज साइज रिलेटेड टू। कैनोनिकल इंजैम्बल जो होगा वह किससे रिलेट करेगा, इसकी अब बात करते हैं। तो कैनोनिकल इंजैम्बल इज रिलेटेड टू साइज ऑफ द सिस्टम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम, फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। तो आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए इंजैम्बल 3 तरह के होते हैं, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल। माइक्रो कैनोनिकल EVN, कैनोनिकल TVN और ग्रैंड कैनोनिकल TV म्यू। तो आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि कैनोनिकल की बात की जा रही है तो आपका फोकस होना चाहिए T दैट इज टेम्परेचर, V दैट इज वॉल्यूम, N दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो चूंकि यहाँ टेम्परेचर का नाम लिया नहीं गया है, वॉल्यूम का नाम लिया नहीं गया है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, in a classical microcanonical ensemble for a system of n interacting particles, the fundamental volume in phase space which is regarded as equivalent to 1 microstate is। अब ये आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की इंट्रोडक्शन के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो तुरंत वही फेज सेल का वॉल्यूम सबसे पहले आपको कैलकुलेट करके बताया जाता है विद द हेल्प ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के माध्यम से, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में साफ तौर पर यह बताया जाता है कि जो लोएस्ट वॉल्यूम होगा फेज सेल का वो H³ होगा। ओके, तो H³ की बात की गई। अब आप देखिए, अपना सवाल पढ़ लीजिए ताकि आपको सवाल से आगे का रास्ता मिल जाए। ये तो हिंट है, बिना इसके जाने आप आगे इस सवाल में नहीं सोच पाएंगे। अब आपसे कहा है कि n इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स है। n पार्टिकल्स मतलब ईच फेज पॉइंट जस्ट बिहेव्स लाइक अ फेज सेल एंड ईच फेज पॉइंट रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो इस तरह से आप पाएंगे कि H³ का मल्टीप्लीकेशन n पार्टिकल्स हैं तो n पार्टिकल्स के लिए n फेज सेल में हर एक फेज सेल के लिए वॉल्यूम हो गया H³। तो H³ आपस में n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो H⁻³ आपको आ जाएगा। और इस तरह से आप पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, H⁻3n। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर अ microcanonical ensemble, the phase density inside a small energy interval remains constant and outside such a region it is। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका लाइन है वो कौन सी है, वो लाइन है, देखिए कहा है कि a microcanonical ensemble the phase density inside a small energy interval रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर फेज डेंसिटी स्मॉल एनर्जी इंटरवल में कांस्टेंट है तो उसके बाहर क्या होगी। तो जब आप उसके बाहर जाएंगे तो जब कोई चीज़ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में वेरिएशन जब निकालेंगे तो उसको एक तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो आप पाएंगे कि आउटसाइड द सच स्मॉल एनर्जी इंटरवल फेज डेंसिटी बिकम्स 0। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, इन द इक्विलिब्रियम स्टेट द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज, अब इसने देखिए एकदम मेंशन कर दिया, इसने कहा कि इन द इक्विलिब्रियम स्टेट द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज। इक्विलिब्रियम स्टेट में थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप जानते हैं मैक्सिमम होगी, और आप कह सकते हैं कि अगर
एप्रोप्रिएट कंडीशन होगी, आइडियल कंडीशन होगी तो 1 के बराबर होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम मान होता है वह 1 के बराबर होता है। चूंकि आप इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहे हैं तो एट इक्विलिब्रियम द पार्टिकल इज कंप्लीटली फ्री, सो हियर द entropy is also maximum and probability is maximum and the maximum value of probability is 1. So the correct option of question number 18 is option C. Question number 19. In a microcanonical ensemble, a system A of fixed volume is in contact with a large heat reservoir B. Then A can exchange neither energy nor particle with B. A can exchange both energy and particle with B. A can exchange only energy with B. A can exchange only particle with B. तो अब आपको माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल की पहले तो प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। तो आप कहते हैं माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल इज द कलेक्शन ऑफ essentially independent systems having same energy, same number of particles and same volume, EVN। EVN में अब आप देखिए क्या होगा, तो कैन एक्सचेंज नाइदर एनर्जी, क्योंकि आप जानते हैं माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल में आर्गोडिक सरफेस मिलता है, कांस्टेंट एनर्जी होते हैं, कोई भी हर एक सिस्टम एक दूसरे से आइसोलेटेड वाल की मदद से सेपरेट होता है, तो कोई सिस्टम किसी को एनर्जी ना दे सकता है ना ही एनर्जी ले सकता है। तो इस तरह से एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, एक चीज़। और दूसरा इम्परमिएबल वाल होती है, तो जो माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल में सिस्टम्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ रिजिड, इम्परमिएबल एंड नॉन कंडक्टिंग वाल। तो रिजिड मतलब वॉल्यूम भी नहीं बदलेगा, इम्परमिएबल मतलब पार्टिकल का आदान प्रदान नहीं होगा, नॉन कंडक्टिंग आइसोलेटेड मीन्स एनर्जी का भी आदान प्रदान नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20. In a canonical ensemble, a system A of a fixed volume is in contact with a large heat reservoir B. Then A can exchange neither energy nor particle with B. A can exchange both energy and particle with the B. A can exchange only energy with B. A can exchange only particle with B. तो अब आपको कैनोनिकल इंसेम्बल पर सोचना चाहिए। तो कैनोनिकल इंसेम्बल का मतलब हुआ TVN, TVN। और आपको मालूम होना चाहिए कि इन कैनोनिकल इंसेम्बल all the systems are separated to each other with the help of conducting, impermeable and rigid wall। कंडक्टिंग का मतलब है एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से एनर्जी ले सकता है या अपनी एनर्जी दे सकता है। इम्परमिएबल का मतलब हुआ पार्टिकल का आदान प्रदान नहीं होगा, और परमिएबल का मतलब और रिजिड का मतलब होगा कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विथ बी। क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन? इनमें से कौन बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन को शो करेगा? तो जो बोसान होगा वही शो करेगा। अब बोसान कौन होता है? तो बोसान्स आर दोज पार्टिकल्स विच हैव इंटीग्रल आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ स्पिन। तो आपको मालूम होना चाहिए फोटान जो है वो बोसान है, इसलिए श्योर फोटान जो होगा वह बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन को शो करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बहुत ही छोटे छोटे फैक्ट्स पर, डायरेक्ट फैक्ट्स पर आधारित टॉप 21 MCQs को आपसे डिस्कस किया। उम्मीद है ये MCQs आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे परीक्षाओं के लिए। और अगर आप इस MCQ के PDF को पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारे जो ग्रुप है उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ग्रुप जो बन रहा है वो बन रहा है कहाँ पर? तो टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ आपको इस लेक्चर का PDF भी मिलेगा।
और भी PDF आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।